हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी जंगीरा फ्रॉम कैनियन फाउंडेशंस और मैं आज अपने सभी व्यूअर्स का यहाँ पे बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हमारे साथ यहाँ पर है बहुत ही डायनेमिक, बहुत ही सीनियर मोस्ट डॉक्टर नितेश रोहतगी, जो कि फोर्टिस हेल्थ केयर गुड़गांव में है, बेस्ड है, एंड ही इज़ अ वेरी सुपीरियर डॉक्टर इन गुड़गांव। सो डॉक्टर नितेश, आई वेलकम यू हियर। आप हमारे व्यूअर्स से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। नमस्कार। So I am Dr. Nitesh Rohatgi, as Shalini ji said. I am the Senior Director at Fortis Hospital in Gurgaon in Medical Oncology. मेरे बारे में कुछ ज़्यादा कहने को नहीं है। मैं करीबन 10 साल से इंडिया में ऑन्कोलॉजी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उससे पहले करीबन 10 साल यूके में था। बहुत दोस्त बनाए हैं, बहुत फैमिली से दोस्ती हो गई है। एंड आई थिंक ये ऑन्कोलॉजी की एक खासियत रही है कि हमारे पेशेंट चाहे ठीक हो या चाहे कई बार नहीं ठीक हो, और दोस्ती यारी हो जाती है। बहुत बढ़िया डॉक्टर। सो लाइक आई हर्ड अबाउट योर अचीवमेंट्स। आपने बहुत सारे अवार्ड्स, बहुत सारा काम किया है, बहुत सारे रिसर्चेस करे हुए हैं, तो कुछ ब्रीफिंग हमारे जनता को देंगे उसके बारे में, ताकि हम थोड़ा सा ज़्यादा जान सकें आपके बारे में। तो जो लेट्स स्टार्ट पीछे से, जो रिसर्च है वो ऑन्कोलॉजी का बेस है। ऑन्कोलॉजी इनफैक्ट मेडिसिन को हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहते हैं। मतलब आपने एक चीज़ को टेस्ट किया, जिन मरीजों को फ़ायदा हुआ उसको स्टैंडर्ड ऑफ केयर बनाया। ओके। ऑन्कोलॉजी इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। हमारी हर दवाई, हर नया डायग्नोस्टिक, चाहे वो पेट सीटी हो, एमआरआई हो, चाहे वो सर्जरी हो ब्रेन पे, चाहे वो ब्रेस्ट की कोई सिंपल दवाई हो, आजकल कीमो के बजाय गोलियों पे टारगेटेड थेरेपी में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। उनको पहले हम 100 पेशेंट में कीमो देते हैं, 100 में नया इलाज करते हैं। अगर वो नया इलाज कामयाब है इन टर्म्स ऑफ दो, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड क्वांटिटी ऑफ लाइफ, तो उसको स्टैंडर्ड ऑफ केयर करता है। हाँ, इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, हाँ, मैं अब 2005 से आई बीन इन्वॉल्व्ड फ्रॉम व्हेन आई वाज इन यूके टू डू सम न्यू रिसर्च। I have never done it by myself because oncology is a team sport. So I've been a part of a lot of teams. I have led some very interesting new trials that are coming in India. Okay. But somewhere my passion, I feel, lies also in bringing the research to practice. आपने जो पा लिया, information आ गई, अब उसको apply कैसे करना है, ये एक आर्ट है। बिल्कुल। कि एक दवाई देनी है, ये रिसर्च ने बता दिया, बट किसको देनी है, किस टाइम पे देनी है, किस कॉस्ट पे देनी है। आज की डेट में वो दवाई 1 लाख रुपए की है, हमें पता है 2 साल बाद शायद कम हो जाएगी, तो क्या वो दवाई 1 साल बाद दें, इन द बिटवीन कुछ और दे दें तो कॉस्ट भी कम हो जाए, इफेक्टिवनेस सेम रहेगी या कम हो जाएगी। ये सब इज क्लोजर टू माई हार्ट नाउ, हैविंग डन रिसर्च की हाउ डू यू बिकम a person who brings research to actual use, to practice. So Dr. Nitesh, I would like to ask you कुछ बेसिक क्वेश्चन जो है, हमारे व्यूअर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारी जनता हमारे साथ है, कि हम जो ये एक टर्म लेके चल रहे हैं ऑन्कोलॉजी, ये कैंसर, जो हर कोई डरा बैठा है अपने घर में ही कि ये एक बहुत ही दर्दनाक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, कैंसर हो गया तो भाई अपने घर पे रहो, डॉक्टर के पास जाएंगे तो मर जाएंगे। आप बताइए कि कैंसर क्या है। कैंसर शब्द से डर लगना, फियर, बहुत लॉजिकल है, इट्स वेरी नेचुरल। और वो इसलिए है क्योंकि ये बीमारी करीबन 30-40 साल से हमने कहानियां सुनी है, बहुत लोगों को तकलीफ पहुंचाई है एंड लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी है। पर हम ये बात भूल जाते हैं कि आज से 50 साल पहले हर घर में कोई ना कोई हार्ट अटैक से मरता था, और आजकल वो बहुत कम सुनने में आता है, बहुत रेयर सुनने में आता है। उसी तरीके से कैंसर का जो भय है, वो मैं ये नहीं कहूँगा पुरानी बात हो गई है, पर वो धीरे धीरे पुरानी बात होती जा रही है। हम उस एरा में बैठे हैं जब वो भय कम होना शुरू हो चुका है। क्यों? क्योंकि इलाज बेहतर हो गया है। हमने हार्ट अटैक वाले एरा में देखा कि लोगों को कोलेस्ट्रॉल, एस्पिरिन की गोली दी, वेट कम कराया, शुगर ठीक किया, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन मैनेज किया, हार्ट अटैक कम होने लग गए। उसी तरह हम अब देख रहे हैं कि कैंसर में
अर्ली डायग्नोसिस, पहले पा लिया, स्टेज 1 स्टेज 2 पे डिटेक्ट हो गया, डायबिटीज से ज़्यादा मोटापा कम किया, एक्सरसाइज बढ़ाई, खाने को ठीक किया, और सबसे ज़रूरी बात स्मोकिंग और तंबाकू को ख़त्म कर दिया, स्मोकिंग और टोबैको को ख़त्म कर दिया, और कैंसर का चांस और कैंसर का इलाज और ज़िंदगी अच्छी और लंबी होना सब संभव होता जा रहा है। तो मेरी हमेशा लोगों से रिक्वेस्ट रही है कि प्लीज़ तंबाकू का सेवन हर तरीके से बंद करें, एक्सरसाइज ज़रूर करें, हर रोज़ करें, जितनी कर सकते हैं करें, और मोटापे वाली चीज़ को हटाएं, चीनी को तो ख़त्म ही करें। तो हम अपने व्यूअर्स को ये बताएंगे कि ये कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं कि जिससे हम इस बीमारी से बचें। हम जब बात करते हैं कि कैंसर का डिटेक्शन कैसे किया जाए, उसके क्या सिम्टम्स हमें जानने ज़रूरी हैं, तो उनको रेड फ्लैग साइंस कहते हैं। रेड फ्लैग साइंस ऊपर से नीचे तो देखें तो बहुत सारे हैं, उनके बारे में 1 मिनट में बात करूंगा, बट कोई भी सिम्टम, कोई भी तकलीफ जो 4 से 6 हफ्ते में कम होने के बजाय बढ़ रही हो, एक बेसिक प्रिंसिपल में डॉक्टर को जाके बोलें कि क्या ये कैंसर तो नहीं हो सकता है। मैं ये बहुत बार बोल चुका हूँ कि आपको अपनी बॉडी सबसे अच्छी जानकारी होनी चाहिए। आपको अपनी गाड़ी में कहाँ आवाज़ हो रही है वो जानना चाहिए, और अगर मैकेनिक विच इज़ डॉक्टर इन दिस केस कहता है कि नहीं सब ठीक है, कहें नहीं मुझे अपनी गाड़ी पता है। बट अगर मोटी मोटी बात करें तो कोई लंप जो ब्रेस्ट में आ जाए, कहीं और आ जाए जो ठीक नहीं हो रहा हो, कोई टट्टी में खून आना, ये 2 कॉमन चीज़ें हैं। मुंह के कैंसर की बात करें तो मुंह में कोई छाला हो जाना या कोई लंप आना या कोई यहाँ पे गांठ आ जाना। अगर हम फेफड़े की बात करें, काफ़ी कॉमन है लंग कैंसर इंडिया में, तो खांसी आना जो रुक नहीं रही हो, बलगम आना जो बढ़ रही हो, सांस फूलना जो ठीक नहीं हो रही हो, आवाज़ में स्ट्राइडो साए होना और बलगम में खून आना, ये सब लक्षण है। ऐसे हर कैंसर के लक्षण है। वजन कम होना, पेट के कैंसर में भूख चले जाना, अचानक से गरम लगना, स्वेट आना, बुखार हो जाना, जो 4 से 6 हफ्ते में बढ़ता जा रहा है। सिम्टम सबको आएंगे पर 4 से 6 हफ्ते में बढ़ता जा रहा है, तो वो रेड फ्लैग साइन है। चाहे वो नॉर्मल चीज़ हो, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस हो, और डॉक्टर पे जाके एक बार पूछना कि क्या ये कैंसर तो नहीं है, कैंसर अर्ली डिटेक्ट हो सकता है। डॉक्टर नितेश, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने बताया सिम्टम्स तो परसिस्ट कर रहे हैं, उसको नोटिस कर रहे हो, हम अपने स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाएं, तो हमें कौन से स्पेशलाइज्ड टेस्ट कराने चाहिए? क्या एक आम आदमी जाके भी वो टेस्ट करा सकता है कि आई एम फीलिंग दिस? तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए एक आम आदमी जाके क्या टेस्ट कराए, और उसके 2 जवाब हैं। एक को कहते हैं स्क्रीनिंग और एक है कैंसर के डिटेक्शन के लिए, डायग्नोसिस के लिए। जी। जो डायग्नोसिस वाला स्कैन है वो आप नहीं बता सकते, वो आपको अपने डॉक्टर पे जाना है, अपना सिम्टम बताना है। अगर खांसी में बलगम में खून आ रहा है और लंग कैंसर का शक है तो सीटी का एक्सरे बेकार है, चेस्ट का एक्सरे बेकार है, चेस्ट का सीटी होना ज़रूरी है। अगर हड्डियों में भी दर्द है तो पेट सीटी होना ज़रूरी है। तो ये आप नहीं डिसाइड कर सकते, ये आपके विशेषज्ञ, कैंसर स्पेशलिस्ट या फिजिशियन डिसाइड करेंगे। बट कैंसर को अर्ली डिटेक्शन के लिए क्या करना चाहिए, तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राम, जो 50 साल से 75 साल के बीच में हर साल या 2 साल में एक बार होना ज़रूरी है, और अगर फैमिली हिस्ट्री है तो वही स्कैन 40 साल से शुरू हो जाएगा। कई पेशेंट्स में मैमोग्राम के साथ अल्ट्रासाउंड भी चाहिए होता है। कोलॉन कैंसर के लिए स्टूल में ब्लड आना, कोलोनोस्कोपी कराना 5 साल में एक बार 50 साल की उम्र से, और सर्वाइकल कैंसर के लिए इवन यंगर एज में पैप स्मीयर साल में एक बार कराना बहुत ज़रूरी है। कुछ पेशेंट्स हैं जिनको प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क है, जिसमें हम PSA टेस्ट कराते हैं, और अगेन वो बेहतर रहेगा अपने डॉक्टर से बात करके फिर डिसाइड करें। बट मैं हमेशा कहूँगा कि कोई भी चीज़ जो समझ नहीं आ रही है, डॉक्टर से पूछिए क्या कैंसर हो सकता है और उसका विशेष टेस्ट क्या है, ये मुझे ज़रूर बताएं। तो डॉक्टर नितेश, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ये कैंसर क्योरेबल है? ये सवाल मुझसे ऑलमोस्ट हर रोज पूछा जाता है कि क्या कैंसर क्योरेबल है, और उसका एक जवाब है कि हाँ कैंसर क्योरेबल है, पर उसका एक जवाब हो नहीं सकता,
क्योंकि कैंसर की क्योरेबिलिटी डिपेंड करती है कि क्या स्टेज है, कितना फैलाव है और कौन सा कैंसर है। एक स्टेज 4 कैंसर इनक्योरेबल है और दूसरा स्टेज 4 कैंसर क्योरेबल है। अब सवाल आता है कि अगर वो क्योरेबल है तो वो कैसे क्योरेबल है, क्योंकि बहुत अर्ली स्टेज में स्टेज 1 कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर का फॉर एग्जांपल, सिर्फ सर्जरी करने से गायब हो जाता है, क्योर हो जाता है हमेशा के लिए। और दूसरा स्टेज 3 कैंसर, अगेन ब्रेस्ट कैंसर का एग्जांपल लें अगर, तो उसके लिए कीमो भी चाहिए, सर्जरी भी चाहिए, रेडिएशन भी चाहिए, पर फिर भी उसमें ज़्यादातर लोग हमेशा के लिए कैंसर से छुटकारा पा सकते हैं, क्योर संभव है। पर ये डिसीजन कि कौन सा कैंसर है, क्या स्टेज में और क्योर है या नहीं है, ये आप नहीं, ये आपके कैंसर विशेषज्ञ बताएंगे। So Dr. Nitesh, my next question is, since you are specialized in palliative care also, तो palliative care ये क्या चीज़ है? आजकल बहुत मरीज ये सवाल पूछते हैं कि पैलिएटिव केयर क्या चीज़ है, उसका क्या कब यूज़ करना चाहिए। पैलिएशन इंग्लिश में मतलब कम करना। कोई चीज़ की तकलीफ ज़्यादा है उसको कम करने को पैलिएशन कहते हैं। तो पैलिएटिव केयर एक ब्रांच है जो कैंसर पेशेंट जिनको तकलीफ पेन की भी होती है, खांसी की भी हो सकती है, सांस की भी हो सकती है, कमजोरी की भी हो सकती है, स्वॉलोइंग की भी हो सकती है, पेशाब की भी हो सकती है, रेक्टम की भी हो सकती है, इन तकलीफों को कम करने को पैलिएटिव केयर कहते हैं। अब इलाज करके, कैंसर को कम करके भी आप पैलिएट कर रहे हैं, बट जहाँ पे इलाज से कम नहीं कर सकते वहाँ पे दवाइयों से कम तकलीफ तो कम कर ही सकते हैं। ये तो बेसिक एक लॉजिक है कि आपको वो ज़रूरी है। अब वो कम करने के लिए कुछ विशेषज्ञ होते हैं जिनको पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट कहते हैं। इनका जो कंसंट्रेशन है, जो तवज्जो है, वो कैंसर कम करने पे नहीं, वो तकलीफ कम करने पे है। और मेरे हिसाब से इन लोगों को बहुत शुरू में एक कैंसर जर्नी में ले आना चाहिए, क्योंकि अगर वो सिम्टम कम करेंगे तो मरीज खुश रहेगा। और खुदा ना खास्ता अगर वो नहीं कम कर पाया, कैंसर नहीं कम हो पाया और बीमारी उस पॉइंट पे आ गई कि मरीज को एंड ऑफ लाइफ पहुंच गए हैं और वो दे आर अबाउट टू डाई, डेथ निश्चित है, तो वो डेथ डिग्निटी से होना, वो डेथ एक प्योरिटी से होना और वो डेथ कोशिश करके घर पे होना, उस स्थिति में कि मरीज नींद में हो, सोए चला जाए, ये बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है। सफरिंग में किसी के जाना नोबडी डिजर्व्स। यहाँ पे पैलिएटिव केयर डॉक्टर्स की बहुत अहमियत है, क्योंकि वो इस बात को समझते भी हैं और ट्रेंड भी हैं कि कैसे तकलीफ को उस हद तक हटा दें कि बीमारी चाहे जितनी भी हो, तकलीफ महसूस ना हो पाए। So Dr. Nitesh, how early we can start with the palliative therapy? कि जो थेरेपी है, कैंसर तो डायग्नोज हो गया है, हमें इसे जल्दी शुरू करना चाहिए या कोई स्टेज आती है जब हम उसको स्टार्ट करेंगे? जब हम पैलिएटिव केयर की बात करते हैं और खासकर ये सवाल पूछते हैं कि व्हेन टू स्टार्ट, मेरा हमेशा रहता है कि स्टार्ट पैलिएटिव केयर अर्लीस्ट। पेन का, तकलीफ का और साइकोलॉजिकल हेल्थ का प्रॉब्लम तो इमीडिएटली होना चाहिए। व्हाई शुड वी वेट फॉर थिंग्स टू गो क्राइसिस? आप शुरू में शुरू करते हैं, आपको पैलिएटिव केयर की कम जरूरत है, आप बाद में करते हैं थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, एंड में बहुत ज़्यादा हो सकती है। बट एक मरीज को शुरू से जानना और थोड़ी थोड़ी हेल्प भी करना, वो जब पेशेंट कई बार ज़्यादा सिक हो जाते हैं तो उसी टीम को देखना, फैमिली को, उसी डॉक्टर को जानना, ये अच्छी चीज़ है। तो आई थिंक पैलिएटिव केयर शुड बी स्टार्टेड ऑन डे 1, even if for patient who is not in pain. ओके डॉक्टर नितेश, जैसे कई बार हमने देखा है कि पैलिएटिव केयर में हम कुछ मेडिसिन यूज़ करते हैं, जो कुछ टर्म सुनी है मैंने, मॉर्फिन है, वो एक पेशेंट को दी जाती है, तो वो कौन सा टाइम होता है, कब हम स्टार्ट करते हैं मॉर्फिन देना? तो जब हम पैलिएटिव केयर की बात करते हैं, जब हम ऑन्कोलॉजी की बात करते हैं, जब हम कैंसर की बात करते हैं, तो मैं सोसाइटी देखता हूँ बड़ी डरी हुई सी और सेग्रीगेटेड है। उन्होंने अपने आप को तोड़ा हुआ है पार्ट्स में कि इस पार्ट ऑफ कैंसर जर्नी में ये करेंगे, इस पे ये करेंगे, इस पे ये करेंगे, इस पे ये करेंगे। ये गलत है। मेरे ख्याल से पैलिएटिव केयर और उसकी दवाइयाँ जैसे मॉर्फिन है, मिडाज़ोलाम है, बहुत सारी हैं ऐसी, गाबापेंटिन है, उनको
तकलीफ को कम करने के लिए देना चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कौन सी स्टेज है। ये कोई पैलेटिव केयर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ अंत में ही इस्तेमाल की सकते हैं, या आप सिर्फ अपनी सर्जिकल पेन को कम करने के लिए भी पैलेटिव केयर। ओके। सो उस फील्ड को, उस नाम को एक बुरा नाम सोच के कि ये तो सिर्फ डेथ से एसोसिएटेड है, ना करें, क्योंकि उसमें आपका नुकसान है। एक ये वो डॉक्टर्स हैं जो आपकी तकलीफ को कम कर सकते हैं, विच इज़ योर राइट, चाहे आप किसी भी स्टेज ऑफ कैंसर में हो। तो इस मेडिसिन का हम अगर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं और देते भी रहना चाहिए, क्योंकि पेशेंट्स को आराम मिलता है और हमारा मेन एम है, अगर इफ अ पर्सन इज सफरिंग ऑफ कैंसर तो ऑब्वियसली वो एक दर्दनाक ही उसमें चला गया है, बट विद द राइट टीम, राइट डॉक्टर, इन द राइट वे। इनकी डोज और इनकी टाइट्रेशन, ये सब एक एक्सपर्टीज फील्ड है। एवरी फिजिशियन विल नॉट अप्रिशिएट इट। तो कैंसर स्पेशलिस्ट और पैलिएटिव केयर डॉक्टर्स इसमें ट्रेंड होते हैं, तो हमें पता होता है कौन सी दवाई कब ऐड कर सकते हैं। बाखूबी बताया डॉक्टर नितेश आपने। तो सिंस यू आर वर्किंग विद एफएमआरआई गुड़गांव, व्हाट इज द यूएसपी ऑफ दिस हॉस्पिटल की क्या खास है जो आप यहाँ पर है? इससे पहले मैंने देखा आपके प्रोफाइल में यू वर वर्किंग विद सो मेनी हॉस्पिटल्स, मैक्स इवन, तो यहाँ क्या खास है? आई थिंक कैंसर की बात की जाए तो मैं हाल में फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव में एज अ कैंसर स्पेशलिस्ट सीनियर डायरेक्टर ज्वाइन किया हूँ। आई हैव वर्कड अक्रॉस वर्ल्ड, मैं यूएस, यूके, थोड़ा सा सिंगापुर, एंड सर्टनली मैक्स हॉस्पिटल में था पहले, सो काफ़ी हॉस्पिटल्स का एक्सपीरियंस हो चुका है। फोर्टिस गुड़गांव में, और खासकर गुड़गांव के लोगों में एक खासियत है, इट्स अ वेरी वार्म सिटी। लोग बहुत नरम दिल हैं, दोस्ताना है, और हॉस्पिटल ये रिफ्लेक्ट करता है। ये हॉस्पिटल जहाँ तक मेरे को तो कई बार अजीब लगता है, भीड़ चाल में नहीं है, लोग इधर उधर बिना बात के भाग नहीं रहे हैं, सब आराम से बैठे हैं, इलाज भी हो रहे हैं, बातचीत भी हो रही है। ये एक हॉस्पिटल की खासियत है। मरीज जो आता है वो ऑलरेडी परेशान है, अगर वो एक भीड़ चाल वाला परेशान एनवायरनमेंट देखेगा तो और तकलीफ में है। अगर हम कैंसर स्पेसिफिक बात करें तो एक एम्फसिस है जो ऑलरेडी है और आने वाले समय में बहुत बढ़ेगा, उसको कहते हैं इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी। मतलब कैंसर का इलाज सिर्फ रेडिएशन, सर्जरी, कीमोथेरेपी नहीं है, वो एक्स्ट्रा बिट्स, चाहे वो फूड हो, न्यूट्रिशन हो, चाहे वो पैलिएटिव केयर हो, चाहे वो जेनेटिक और मॉलिक्यूलर हो कि अगर मुझे कैंसर है क्या मुझे बच्चों को हो सकता है, और चाहे वो साइकोलॉजी हो कि मेरे को चिंता है, मेरे हस्बैंड को चिंता है, मेरी बेटी को चिंता है। उन चीज़ों को हम हटा तो नहीं सकते, पर उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं, उसको कैसे समझ सकते हैं। इस इंटीग्रेशन को माइंड, बॉडी एंड न्यूट्रिशन, माइंड इज साइकोलॉजी, बॉडी इज एक्सरसाइज एंड फंक्शनैलिटी, और न्यूट्रिशन इज खान पान। इसको कैंसर में कैसे इंटीग्रेट किया जाए विद पैलिएटिव केयर एंड जेनेटिक एंड मॉलिक्यूलर, ये हमारा एक कह सकते हैं फोकस है, ये हमारी चाहत है, ये हमारा होप है कि हम इसको उस लेवल पे ले जाएं जो शायद इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में अभी तक देखा नहीं। एंड गुड़गांव में होते हुए मुझे लगता है ये संभव है, क्योंकि यहाँ पे लोग एज अ सेड वार्म भी हैं और एजुकेटेड भी हैं। थैंक यू डॉक्टर। सो व्यूअर्स, आपने देखा हम डॉक्टर नितेश रातोगी ने हमें कितनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी है कैंसर से रिलेटेड कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कैंसर इज ट्रीटेबल। आप इस खौफ में ना रहिए कि आप घर पे बैठे रहे और इलाज करें, हर चीज़ मुकम्मल है, हर चीज़ पॉसिबल है। आप हॉस्पिटल जाए, टेस्ट कराएं और स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू। थैंक यू। सो मैं कैन विन गुड़गांव एंड कैन विन ऑर्गेनाइजेशन को अपनी तरफ से एक बहुत हार्टफेल्ट थैंक यू देना चाहता हूँ एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी, जिनके लिए इन्होंने ऐसे कमाल के इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए हैं। मैं उनको एक रिकग्निशन देना चाहता हूँ और होप के साथ कि दे गो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, ये वो अचीव कर लें जो शायद किसी ने कभी ना किया हो। बट इन सब के एडिशन, इन सब के एक्स्ट्रा, मैं उनको एक हाथ जोड़ के नमस्कार करना चाहता हूँ कि इन्होंने
उस पॉइंट पे पहुंच गए, दिल पे पहुंच गए, जो एक मरीज़ का और जो मरीज़ की फैमिली का डिफ़िकल्ट पार्ट है कि हम एक सही डॉक्टर, सही टीम पे कैसे पहुंचे। ये आसान बात नहीं है। जब बीमारी आती है, मेरे घर में आई हुई है और मैं तो स्पेशलिस्ट हूँ, दिमाग घूम जाता है, हालत ख़राब हो जाती है, हाथ कँपकँपाने लगते हैं। उस टाइम पे कोई हाथ पकड़ ले तो उसको एक नम्रता से थैंक यू कहने के अलावा मैं कुछ और नहीं कह सकता। सो थैंक यू कैंडिन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट।